नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इधर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है, वो है मॉलिक्यूलरिटी। तो हेडिंग डालिए क्या, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या होता है भाई? सबसे सिंपल सी बात समझ लिए, कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। लिखिए, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या आयंस कोलाइडिंग in an elementary reaction is known as क्या चीज? मॉलिक्यूलरिटी। सही हो, इतना समझ में आया? अब यहाँ पे सबसे मेन सवाल जो उठता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि वही एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन डाल दी है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? वो रिएक्शन जो क्या एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, वन सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन जो होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एलिमेंट्री रिएक्शन। लिखिए, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल यहां पे देखिए, पहला एग्जांपल जैसे हमारा NH4NO2 है। क्या अगर ये ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएट होगा, तो किसमें होगा? अपना N2 प्लस H2O। सही है। बैलेंसिंग आप लोग देख लिए बैलेंस भी हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन का क्या मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, तो कैसे बताएंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज या फिर नंबर ऑफ कोलाइडिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कितने हैं? तो यहाँ पर एक है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? 1। M से मैं क्या कर रहा हूँ? मॉलिक्यूलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सेकंड देखिएगा यहीं पे NH4NO3। अगर ये डिसोसिएट होता है तो ये डिसोसिएट किसमें होता है? N2O प्लस H2O। बैलेंसिंग देख लीजिएगा, ठीक है भाई, बैलेंसिंग सही है। तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी अगर कोई पूछे तो यहां पर देखिए, यहां पर भी क्या है, एक ही मॉलिक्यूल आपका डिसोसिएट होकर क्या कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो यहां पर भी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1 होगी। एक और एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल। जैसे HI है हमारा, ये ब्रेक डाउन होता है H2 प्लस I2 में। सही है। ये हमारी पहले से मैंने क्या करा? बैलेंस रिएक्शन बता दिया। अगर इसकी कोई पूछे मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो कैसे बताएंगे? आपको दिख रहा है एक मॉलिक्यूल, एक दिख रहा है, लेकिन ये है 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या है? 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर स्टैटिस्टिक 2 है तो 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक इसका आयोडीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब यही हुआ ना, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना पहले लिखिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं होती। क्यों नहीं होती वो भी बात करेंगे, ठीक है? इतना पहले नोट कर चलिए भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन क्या थी? जो 1 स्टेप में कंप्लीट होती थी। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगी? जो 1 स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है। लिख लिए, इट इज नॉट अ 1 स्टेप प्रोसेस या 1 स्टेप रिएक्शन। वही एक स्टेप की रिएक्शन नहीं होती है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। आगे लिखिए, मॉलिक्यूलरिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती, लेकिन बट कैन बी डिफाइंड फॉर अ single step
ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो बहुत सिंपल सी बात, कवि क्या कहना चाह रहा है कि कवि बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मल्टीपल स्टेप्स होगा 1 2 3 जो भी स्टेप उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले ली, जैसे मान ली ये पहला एग्जांपल। तो देखिए भाई, अगर इस रिएक्शन से आपको पूछ लिया जाए कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता दिए। ऑर्डर अभी आपने पीछे पढ़ रखा है कि ऑर्डर क्या होता है कि जो भी सम होता है पावर का, किसमें, रेट लॉ में, रिएक्टेंट की पावर का जो भी सम होता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर पूछ रहा है वो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बता दिए। तो सबसे पहली चीज मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, कोई कॉम्प्लेक्स की तो हम बता ही नहीं सकते, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कभी भी वो पहले बात तो ये लिख के देगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। दूसरी बात, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो वो बोलेगा कि इस तरीके से प्रोसीड होती है, एक स्टेप में या 2 स्टेप में, क्योंकि हम पे कोई जादूगरी तो है नहीं है कि हम रिएक्शन देख के ही समझ जाएं कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो वो हमेशा बताएगा आपको कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर नहीं बताएगा तो वो ये कहेगा कि वो इस तरीके से फॉलो हो रही है। अगर जो रिएक्शन एक स्टेप में फॉलो नहीं हो रही है आप उसको कंसीडर करिए कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात चलती है तो यहाँ पर देखिएगा कितना नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्ट कर रहे हैं, एक, मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी 1। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कितना नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्ट कर रहे हैं 2, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, उसने अब आगे देखिए उसने और क्या पूछा, उसने पूछा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और बता दिए। तो ऑर्डर क्या होता है, देखिए ऑर्डर होगा 2। मैंने कैसे बता दिया, तो एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो उसकी स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। लिख लिए नोट पॉइंट क्या, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, किसकी इक्वल होगा, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी दैट इज द ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इतना नोट करिए। फिर बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि सीबीएसई में या यूपी बोर्ड में ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने लगता है। वो क्या करते हैं, डिफरेंस पूछ लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में। 3-4 डिफरेंस पूछे जाते हैं, वो लिखवा देंगे, जल्दी से यहां तक नोट करिए। फिर डिफरेंस की बात करते हैं। चलिए भाई हेडिंग डालिए किसका, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसमें, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में। पहला चीज मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है वही लिख देते हैं कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का सीधा सीधा डेफिनेशन लिख देंगे डिफरेंस में। पहला मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ reacting species, यही तो होता है, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। पहला पॉइंट रिएक्शन। जबकि ऑर्डर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसमें, रेट लॉ में, इन रेट लॉ। सही है भाई। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये क्या है, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जबकि ऑर्डर जब मैंने बताया तो मैंने 100 दफा बोला था, ये क्या है, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। सही है बात, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा और लिखिए, इट मॉलिक्यूलरिटी कांट बी
मॉलिक्युलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती और फ्रैक्शन नहीं हो सकती। क्यों? मॉलिक्युलरिटी होता क्या है कि भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयंस क्या है टकरा रहे हैं किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। अब वो नेगेटिव कैसे हो जाएगी? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि कोई भी आयन नहीं टकरा, अगर नहीं टकरा रहा है तो वो रिएक्शन ही नहीं बन रही। पहली चीज, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीरो नहीं हो सकती तो नेगेटिव कैसे हो जाएगी? और फ्रैक्शन आधा पौना आयन कभी भी नहीं टकराता, आधा पौना पार्टिकल कभी नहीं टकराता, पूरा ही पार्टिकल टकराएगा। ये जो टकरा रहा है, एक पार्टिकल ये एक पार्टिकल जो टकराएगा तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 2। अगर यहीं पे 3 पार्टिकल टकराएंगे तो उनकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 3। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसका आधा पार्टिकल इसके एक पार्टिकल से टकरा के 1.5 की मॉलिक्युलरिटी दे दे, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है। चौथा पॉइंट लिखिए। अच्छा, इधर ऑर्डर में नहीं लिखा है, ऑर्डर लिख लिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, कैन बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन। सही है भाई? चौथा पॉइंट देखिएगा, फोर्थ पॉइंट। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए डिफाइंड नहीं होती है। मॉलिक्युलरिटी कांट बी डिफाइंड इसके लिए फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जबकि ऑर्डर क्या होता है? डिफाइंड हो सकता है। ऑर्डर कैन बी डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री as well as complex reaction। सही है वही बात। फिफ्थ पॉइंट, ये नोट पॉइंट है लगभग इसका, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब समझ लिए पहले। ऑर्डर हो सकता है, ठीक है? ऑर्डर क्या हो सकता है? ऑर्डर कैन बी मोर देन 3, 3 से ज्यादा हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकती वो समझिएगा, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी होता क्या है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल टकरा रहा है या कितना नंबर ऑफ रिएक्शन स्पीसीज है, ठीक है? आयंस, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स कितने टकरा रहे हैं। अब जो टकराना है वो भी एट द सेम टाइम होना चाहिए, यानी कि क्या है? जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये सेम टाइम पे टकराएंगे क्योंकि ये सिर्फ एक एक है। जब टकराएंगे तो एट सेम टाइम पे टकराएंगे, साइमल्टेनियसली टकराएंगे। लेकिन अब इसका मॉलिक्युलरिटी कितना होगा? 2। अगर इसी का मॉलिक्युलरिटी अगर आपको 3 करना है तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो 3 पार्टिकल है इनको एक साथ टकराना चाहिए, यानी कि ये सेम टाइम पे टकराए, ये तीनों एक ही टाइम पे आए। वो क्या है? वो भी बहुत मुश्किल बात है। तो 3 तो हो सकती है, लेकिन 3 से ज्यादा इमेजिन करिए। जैसे अगर 4 मॉलिक्युलरिटी करनी है तो क्या होगा कि 4 पार्टिकल एक ही टाइम पे टकराने चाहिए। तो 4 पार्टिकल एक टाइम पे टकराना बहुत ही इम्पॉसिबल बात है, इसलिए मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है। जल्दी से इतना नोट करिए, फिर मूव करते हैं किसकी तरफ? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की तरफ। अपनी जो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर वो रिएक्शंस जो है उनके बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसकी बात करेंगे, इसे नोट करिए। चल बच्चे जल्दी से एडिंग डाल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, यानी कि हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे किसका? रेट इक्वेशन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अपने सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में जो अपना एनसीईआरटी है वो जीरो फर्स्ट ऑर्डर तक ही लिमिट करता है, लेकिन सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक का नीट और मेंस में पूछ लिया जाता है। थर्ड ऑर्डर से ऊपर आपका ज्यादा से ज्यादा यूनिट पूछता है, वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में रेट कांस्टेंट दे देगा, यूनिट पूछ लेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब कि नीट मेंस में भी, आईआईटी मेंस में भी थर्ड ऑर्डर से ऊपर नहीं निकालते हैं, ठीक है? तो अपने में सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है, तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही समझिए। तो सबसे पहले इसमें एडिंग डाल दिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है?
ऐसी रिएक्शन जिसमें, कैसी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें और रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की 0 पावर पे डिपेंड करे। मतलब समझ में आया कि जो भी कंसंट्रेशन है उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो क्या होगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। लिखिए द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होना चाहिए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसका, ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टेंट। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन का जो भी रिएक्टेंट है उससे क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देन दैट रिएक्शन is known as क्या चीज, 0 ऑर्डर रिएक्शन। लिखो भाई, ठीक है। ये क्या हो गई डेफिनेशन। इसके डेरिवेशन की भी जरूरत पड़ जाती है। डेरिवेशन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत सारे। सीबीएसई यूपी बोर्ड में डेरिवेशन आपसे करवाएगा नहीं, लेकिन क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला है। क्वेश्चन वो डेरिवेशन में से कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको पूरा डेरिवेशन आना चाहिए। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में अगर डेरिवेशन देखेंगे, मान लिए लेट द 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन कौन सी, एज गिवन बिलो, जो नीचे दे रखे एज गिवन बिलो। नीचे कौन सी रिएक्शन दे रखी है, देखो भाई, देख रहे हैं ना, अभी लिखी नहीं है तो दिखेगी कैसे। हाँ भाई देखिए, ए से प्रोडक्ट बना, ये कोई रिएक्शन है, क्या क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट ए है उससे प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसका हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना। अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करूंगा तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए के कंसंट्रेशन के। ठीक है, लेकिन ये क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन का पावर कितना होगा, 0। सही है बात। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो के आएगा, के की पावर आर पे, सॉरी ए पे 0। सही है। आर किसके बराबर होगा, डी ए का कंसंट्रेशन बाई डी टी माइनस का इज इक्वल टू के ए की पावर 0। ठीक है, ये सब पहले बता चुके। अब मत ये पूछिएगा मत कि ये नेगेटिव साइन कैसे आ रहा है या डी ए बाई डी टी कैसे लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, ये चीज हम लोगों को पता है कि ए बी कोई भी वेरिएबल है या कोई भी नंबर है, इस पे अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका अपने को मिल क्या जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे अगर हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। देखिए भाई, इंटीग्रेशन अब कैसे होगा, डी ए का इंटीग्रेशन करना है इज इक्वल टू डी टी। कहां से कहां तक करना है, इधर देखिए कंसंट्रेशन जो है, ए क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो हम कहां से कहां तक कर रहे हैं, सी नॉट से सी टी तक। सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, सी टी। ये कहां से कहां तक कर रहे हैं, 0 से 2, क्योंकि इनिशियली जो हम टाइम शुरू करेंगे वो 0 होगा, फाइनल जो भी टाइम है उस पर, इसके बीच में, इसके बिटवीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए, डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेट होके ए, कैसे, डी एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, एक्स। अब इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट और लगा दिए। ठीक है, इसी तरीके से ये टी आ गया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जो भी इंटीग्रेशन करना जानते होंगे, क्या करते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट में से माइनस कर देते हैं, वही मैंने यहां पर किया है। टी माइनस 0 सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू टी। के कॉन्स्टेंट है वही सब जगह बाहर, तो के टी। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसमें क्या करिए कि सी नॉट आप उधर ट्रांसफर कर दिए, तो आपका क्या आ जाएगा, सी नॉट माइनस के टी इज इक्वल टू सी टी। सही है, क्या करा है, सी टी को इधर ट्रांसफर कर दिया, के टी को इधर ट्रांसफर कर दिया है। अब अगर इसे मैं किससे, y की इक्वेशन यानी कि लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं y मान लेता हूं, इसे mx मान लेता हूं, इसे c मान लेता हूं, तो c किसके भी इक्वल आ रहा है, सी नॉट के, m किसके, स्लोप किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के, x किसके इक्वल आ रहा है, t के,
y किसकी इक्वल आ रही है, ct का। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, y एक्सिस पे क्या है ct, तो ct लिख दो। x एक्सिस पे क्या है टाइम, तो t लिख दो। ठीक है, अब यहां पर देखिए इंटरसेप्ट क्या है सी नॉट, तो मैंने इसको क्या कर दिया सी नॉट लिख दिया, और स्लोप है नेगेटिव तो मैंने नेगेटिव शो कर दिया। तो ये क्या आ गया आपका इस इक्वेशन का, जो आपकी इक्वेशन दिख रही है इसका ये ग्राफ बन गया। ठीक है, इतना जल्दी से नोट करिए, फिर इसको फर्दर और ड्राइव करते हैं और इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई आगे फर्दर इसको ड्राइव करते हैं। क्या करते हैं आप, सी नॉट को हम क्या मानते हैं ए, सी टी को क्या मान लेते हैं ए माइनस एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए पहले हमने क्या माना था, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है सी नॉट रेक्टेंट का, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है सी टी। बहुत दफा क्या होता है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दे दिया होगा और फाइनल कंसंट्रेशन दे दिया होगा, तो आप क्या करोगे सी नॉट सी टी की जगह वो वैल्यू पुट कर दोगे। लेकिन बहुत दफे ऐसा होता है रिएक्शन में, वो क्या करता है आपको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन नहीं देता, वो कहता है कि इनिशियली कंसंट्रेशन ये था रिएक्टेंट का, और इतना कंसंट्रेशन क्या हुआ रिएक्शन में इस्तेमाल हो गया, यूज हो गया। अब बताइए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, या फिर टाइम कितना लगेगा, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। तो अब क्या है कि जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना यूज हो गया रिएक्शन में इतने टाइम में, दैट इज व्हाट वी कॉल x। कंज्यूम कितना हो रहा है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ reactant consumed during the reaction, during the reaction। सही है भाई, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है x। अब देखिए इस चीज को सीधे सीधे इसमें पुट कर दिया आपकी फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा a माइनस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो ये क्या आ जाएगा, इससे a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x, x इज इक्वल टू के टी। अगर मैं इसका फिगर बनाता हूं, फिगर कैसे बनेगा देखिएगा, फिगर क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो y की जगह क्या है यहाँ पर x, m की जगह क्या है k, और x की जगह क्या है t। तो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ आ जाएगा। इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, m इज इक्वल टू, स्लोप किसकी इक्वल होगा, m इज इक्वल टू k के। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब वो क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है, हाफ लाइफ टाइम के, फुल लाइफ टाइम के, या पौना आधा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो उन सब के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होने वाली है, ये वाली। देखिए ये जो इक्वेशन आपकी बनी है, सॉरी ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ना, ये मेन है। ये जो आपकी इक्वेशन दिख रही है फर्स्ट वाली, ये मेन है। इससे आपके सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल सॉल्व होने वाला है। तो बस इतना लिखिए, फिर हम मूव करते हैं किसी तरफ, क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे। ठीक है, चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन क्या, फॉर द रिएक्शन ए गिव राइज टू बी प्रोडक्ट आर का रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 0। ठीक है, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 मोलरिटी एंड आफ्टर 10 सेकंड इट बिकम 0.05 मोलरिटी, देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी लेफ्ट। इतना 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 बच जाए तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा सबसे पहले। अगर हम बात करेंगे, रिकॉल करेंगे द फॉर्मूला ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट विल इट विल बी कि KT इज इक्वल टू क्या था, C नॉट माइनस CT। ठीक है, ये हमने अभी जो ड्राइव करा उससे हमें ये चीज पता है। तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहां पर देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। इनिशियल कंसंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट होता है, C नॉट से, वो किसके इक्वल है 0.1 मोलर। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें K निकालना है। जब तक K नहीं निकालोगे बाकी चीजें नहीं निकाल सकती, इसलिए सबसे पहले हम K निकाल लेने, फिर A B C जितने भी सेक्शन है सब निकाल देंगे। देखिए अब CT कितना होगा, 0.05 मोलर। टाइम कितना लेता है ये, वही टाइम ले रहा है 10 सेकेंड। सही है बात। अब निकालना क्या, K बहुत ही सिंपल है निकालना, K इंटू 10 इज इक्वल टू C नॉट माइनस CT। कितना है 0.1 माइनस 0.05, कितना हो जाएगा 0.05 K इंटू 10। ठीक है, 0.1 में से 0.05 गया तो 0.05 बचा। K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.005, दैट इज व्हाट वी गॉट K कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट हमको मिल गया कितना। अब रेट कांस्टेंट की खुसूसियत क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है कि वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होता। तो अब A हो B हो C हो, हम सब में यही रेट कांस्टेंट
यूज कर सकते हैं। अब देखिए ए पार्ट, हमको क्या बताना है, टाइम बताना है। इनिशियल कंसंट्रेशन अपना क्या जो पहले था कितना 0.1 मोलर, फाइनल कंसंट्रेशन अब कितना हो जाता है 0.025 मोलर। ठीक है भाई, 0.025 मोलर, मोल पर लीटर या मोलर। आगे देखिए टाइम कितना दे रखा है भाई, अच्छा टाइम बताना है पहले पार्ट में जो है, आपको टाइम बताना है कितना लगेगा। के हमने निकाला है विच इज कम्स आउट टू बी 0.05, व्हाट एवर बी द यूनिट्स ऑफ दैट, 0.005 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सही है, तो ये भी क्या हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर अगेन बहुत ही सिंपल सा वही फॉर्मूला KT इज इक्वल टू C0 माइनस CT। के हमें पता है 0.005, T हमें पता करना है, C0 कितना है भाई गिवन है 0.1, 0.1 माइनस 0.025। सही है भाई, T कितना निकल जाएगा अपना 0.1 में से 0.025 जाएगा, मतलब कि सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 0.075 अपॉन 0.05, 0.005। सही है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दो, 5 से दिस इज डिवाइडेड बाय 5, 75 डिवाइडेड 5 कितना आएगा 125, 25 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज कम्स आउट टू बी 15, तो 15 सेकंड हमारा आंसर आ गया। सही है भाई, ए पार्ट खत्म हुआ। अब देखिए बी पार्ट, क्या बोल रहा है बी पार्ट कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 15 सेकंड। अच्छा रिएक्शन एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या हो रहा है कि ए से बी बन रहा है। सही है बात, तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे ए कितना था 0.1, ये 0 होगा। ये हमेशा से मैं बताता आ रहा हूं कि जब भी रिएक्शन शुरू होगी तो भाई उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन तो ए का पूरा होगा, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो पूरा होगा लेकिन प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। आफ्टर 15 सेकंड वो पूछ रहा है 15 सेकंड के बाद क्या होता है कि कितना बी बनेगा, तो 0.1 माइनस एक्स, एक्स इसमें से जा रहा है तो यहाँ पर एक्स फॉर्म होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, एक्स ही बताना है। अच्छा जब मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करवाया था तो मैंने ये वाला टर्म्स भी आपको सिखाए थे कि ए माइनस एक्स किस कंडीशन में लेते हैं, क्या करते हैं C0 की जगह ए और CT की जगह ए माइनस एक्स लिख देते हैं, वही वाला हमें यूज करना है। तो एक्स किसकी इक्वल आ रहा था वहां पे KT के। सही है बात, तो हमें एक्स ही तो निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 0.005। कितने टाइम के बाद बताना है 25 सेकंड के बाद। सही है, सॉरी कितने टाइम के बाद बताना है 15 सेकंड के बाद। कितना आ जाएगा 15 5 जा 75, तो 0.075। सही है, ये आपका क्या आ गया x आ गया, यानी कि कितने टाइम बाद 25 सेकंड बाद b अपना इतना फॉर्म हो जाएगा। c यहीं पर देखेंगे, चलिए c यहीं पर देख लिया, बहुत सिंपल सा है, हाल हो जाएगा। देखिए भाई अब c पार्ट देखिए, c पार्ट भी बहुत सिंपल सा है। क्या है c पार्ट, इफ a give rise to 2b then find the concentration of b after 15 seconds, just like that b की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, पहले a से b बनना था, a से अब 2b बनना है, यानी कि 1 मोल से 2 मोल बनना है। जो भी कंसंट्रेशन बनेगा उसका डबल हो जाएगा b का अब। ठीक है, a का जो भी कंसंट्रेशन डिसअपियर होगा वो का जो डबल कंसंट्रेशन b का फॉर्म हो जाएगा। देखिएगा कैसे होगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है। a से 2b बन रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे मान लिए ये 0.1 है, मान ली क्या लिए ये है, ऑब्वियसली बात है। t इज इक्वल टू 15 सेकंड पे क्या होता है कि 0.1 में से x जाता है। ठीक है बात, तो यहां पर कितना फॉर्म होगा 2x, तो अपना जो प्रोडक्ट बना वो कितना बना 2x, तो b का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 2x, और x की वैल्यू क्या है, b का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 2x, और 2x का वैल्यू हमको पता है 0.075 है, 0.075 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2 जो 10, 1 कैरी, 7 2 जो 14, 1 15, 0.150 क्या चीज मोल पर लीटर में इसका कंसंट्रेशन आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, जल्दी से नोट करिए, एक क्वेश्चन और कराएंगे फिर ये लेक्चर खत्म। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3.3 एनसीईआरटी का जीरो ऑर्डर का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें
थोड़ा सा हमने क्या करा, अपना जो पुराना कॉन्सेप्ट था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और रेट ऑफ द रिएक्शन में जो रिलेशनशिप होता था उसको भी यूज करा इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसने पहली सेंटेंस में बोल दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। वो किसी ना किसी तरीके से बता देगा, या तो डायरेक्ट बता देगा या फिर आपको रेट कांस्टेंट दे रखा होगा, आपको उसकी यूनिट देखनी है, उससे आपसे पता चल जाएगा बहुत इजीली कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। आगे बढ़िए, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को इसकी रिएक्शन बनानी पड़ेगी। तो रिएक्शन देखिए क्या है, NH3 जो है वो डिकम्पोज होता है किसमें, N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में, वी ऑल नो दैट। अब ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लिए, बैलेंस 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 हो गई, ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी इसके, किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, रेट इज इक्वल टू के, जो भी कंसंट्रेशन हो, लेट से NH3 है, NH3 का पावर 0 होगा क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सही है बात। तो अपना रेट क्या आ जाएगा, सीधा सीधा कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो अपना कांस्टेंट कितना दे रखा है, 2.5 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, दैट इज व्हाट इज द रेट ऑफ द कांस्टेंट, ठीक है। अब आगे अपने को क्या पता करना है कि आपको बताना है रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक में क्या रिलेशन होता था, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होती थी, भाई मैं रिएक्टेंट की तरफ से नहीं ले रहा हूं, सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ से ले रहा हूं, तो क्या होता था dN2/dt के इक्वल होगा, या फिर 1/3 dH2/dt के बराबर होगा। दैट इज व्हाट वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। इतना अपने को प्रीवियस लेक्चर से पता है, बस इसमें क्या है, आप सीधा सीधा वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। नाइट्रोजन का प्रोडक्शन ये है और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन रेट क्या है, dH2/dt, ठीक है। तो देखिए dN2/dt तो सीधे सीधे नाइट्रोजन का प्रोडक्शन ऑफ N2, प्रोडक्शन ऑफ N2 किसकी इक्वल हो जाएगा, dN2/dt which is equal to rate of the reaction। रेट ऑफ द रिएक्शन कितनी है, 2.5 into 10⁻⁴। सही है भाई, पहला आंसर आपका निकल गया। दूसरा पार्ट क्या, हाइड्रोजन का पूछा उसने, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन किसकी इक्वल है, 1/3 dH2/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन अपना कितना है, 2.5 into 10⁻⁴। तो dH2/dt कितना आ गया, dH2/dt इज इक्वल टू 3 into 2.5 which is equal to 7.5 into 10⁻⁴ क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। जहां पे भी नहीं लिखा हुआ लिख लीजिएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका प्रोडक्शन का रेट आ गया, निकल ही आया, ठीक है। तो आज का लेक्चर नहीं रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।